अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद सदाकत हुसैन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, कराची शहर की अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो कोरोना वायरस ने इस शहर को पाकिस्तान समेत बुरी तरह से लपेट में लिया हुआ है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर होती जा रही है और गुज़श्ता 24 घंटों में जो अमवात की सूरत हाल है वो 24 से ज़ायद हो चुकी है। कोरोना SOPs और एहतियाती तदाबीर पर अमल न करने का नतीजा ये है कि इस वक्त शहर की आम जिंदगी और रोजमर्रा का जो कारोबार है वो बुरी तरह से मुतासिर है। शहर में रश कम से कम होता जा रहा है और बीमारी काबू से बाहर होती जा रही है। शहर का कारोबार बुरी तरह से मुतासिर है, मार्केटों में रश कम से कम होता जा रहा है, ताजिर बिरादरी की परेशानियों में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। कमिश्नर रूल की वायलेशन उरूज पे है, खास तौर पे जो रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया है, गोश्त, अंडे, दूध, ये आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। इस वक्त शहर की सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए हमने अपने साथ कुछ मेहमानों को दावत दी है। मैं तारुफ कराना चाहूंगा, मोहम्मद इफ्तिखार गजाली साहब मौजूद हैं जी, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान फलाह पार्टी। खुशामदीद कहते हैं सर आपको प्रोग्राम में। रफत सलीम कुरैशी साहब समाजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, शहर की सूरत हाल पे बातचीत करने के लिए। खुशामदीद कहेंगे सर आपको। मोहम्मद सईद कुरैशी साहब चेयरमैन फूड कमेटी और स्पेशली इस शहर के जो रेस्टोरेंट्स हैं इनको इस वक्त हेड कर रहे हैं, इनसे शहर की मौजूदा सूरत हाल पर कारोबारी हवाले से बातचीत करेंगे। सर खुशामदीद कहेंगे आप। मोहम्मद इफ्तिखार गजाली साहब, आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। इस वक्त जो शहर की जो मौजूदा सूरत हाल है, कोरोना SOPs का जो इस वक्त अमल करने का जो रुझान है इसकी एहतियाती तदाबीर पे, वो कम से कम होता जा रहा है। इसके नतीजे आपके इस सूरत में क्या हो सकते हैं? देखिए, मैं इस हवाले से ये गुजारिश करना चाहूँगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि एक्चुअल सिलसिला ये हुआ है कि हमने पाकिस्तान में और स्पेशली हमारे शहर में कोरोना वायरस की इस वबा को, पेंडेमिक को संजीदा लिया ही नहीं गया। इब्तिदाई तौर पर जब कोरोना वायरस लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ, पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में लिया, उसके बाद सूरत हाल ये बनी कि हमने इसको जो लॉकडाउन स्टार्ट हुए और सारा सिलसिला हुआ, सारी पब्लिक ने एज ए हॉलीडे इसको एंजॉय करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों की समझ में आया कि वाकई ये सूरत हाल है, तो कुछ अरसे तक लोगों ने मास्क को भी इस्तेमाल किया, हाथों को भी सैनिटाइज किया, सोशल डिस्टेंसिंग को भी अपना शार बनाया। मसाजिद में नमाज के हवाले से, बाजारों में रश के हवाले से, तमाम की तमाम जगह सूरत हाल ऐसी SOPs के मुताबिक चलती रही। लेकिन हुआ ये कि बतदरीज हमने इसको छोड़ना शुरू कर दिया, जिसके नताइज अब क्योंकि मौसम सरमा स्टार्ट हुआ और फ्लू ही की एक शक्ल कोरोना वायरस है, और मौसम सरमा आपको पता है कि ठंडा मौसम होता है तो उसमें फ्लू की कैफियत और ज्यादा हो जाती है। तो उसने जो है हमारे मुल्क को पिछली जो सूरत हाल थी उससे बहुत ज्यादा मुतासिर करना शुरू कर दिया, और हमने जो है वो तमाम SOPs को फॉलो करना बंद कर दिया। अगर हम बाजारों की सूरत हाल देखें, एज इट इज आपको खबे से खवा मिला हुआ रश नजर आएगा, किसी के पास मास्क नहीं है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल बिल्कुल लोगों ने दूर कर दिया। साहब, स्कूल तो फिर खोलने की ये इत्तलात आ रही हैं, तो इससे क्या इस चीज पे काबू पाने में मुश्किलात नहीं हो सकती हैं? देखिए, स्कूल खोलना ही और बंद करना मसले का हल नहीं है। या तो आप कंप्लीटली एक 15 to 30 डेज का लॉकडाउन लगा दें तमाम की तमाम चीजों पर। सिर्फ एक एजुकेशन को टारगेट करके अगर हम ये सारा का सारा काम करेंगे, मिसाल के तौर पर हमने स्कूल बंद कर दिए, बाजार हमारे खुले हैं, शॉपिंग सेंटर सारे हमारे ऑन हैं, हमने शादी ब्याह की तकरीबात को मिनिमाइज कर दिया है, लेकिन बहरहाल वो सारी की सारी चल रही हैं। हमने रेस्टोरेंट्स को, होटल्स को जो है वो आउटडोर डाइनिंग की इजाजत दे रखी है। तो मैं नहीं समझता कि हम सिर्फ स्कूल को टारगेट करें। हाँ, ये जरूर है कि बच्चे हैं, स्कूलों में आते हैं, तो थोड़ा सा उनकी केयर करना जरूरी है। अगर इस तरह का एक सिलसिला बना लिया जाए कि बच्चों की तादाद को जो है वो मिनिमाइज करके उनको अल्टरनेट डेज में बुला लिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि असातिज़ा इकराम इस पर तवज्जो देते हुए शायद बेहतर सूरत हाल को। जी, इसके साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। रफत सलीम कुरैशी साहब, जिस तरह से इस शहर में कमिश्नर रूल की वायलेशन बिल्कुल उरूज पे जा रही है और शहर की जो रोजमर्रा इस्तेमाल की जो अशिया है उनके रेट बतदरीज ऊपर जा रहे हैं, इसका कंट्रोल आपकी समझ में क्या आता है? इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? क्या दोबारा से वही एक ग़िज़ाई किल्लत की सूरत हाल पैदा हो जाएगी इस शहर में, या फिर कीमतें इतनी उरूज पे चली जाएंगी कि आम आदमी भूखा मरने पे मतलब आ जाएगा? देखिए, मसला ये है कि कमिश्नर कराची हो या हुकाम बाला हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ भी हो, उन्हें अपनी जेबें भरनी है। सबसे बड़ा मसला तो ये कि करप्शन खत्म हो के दे ही नहीं रही किसी तरह इस मुल्क से।
कमिश्नर कराची और उनके अंडर आने वाले डीसीज, एसडीएम खत्म हुआ, आपको पता है डीसीज है इलाकों में, डीसीज की ये सूरत हाल है कि वो एक गोश्त के काम करने वालों को छोड़ते नहीं है। 350 रुपए गोश्त का 4 साल से गवर्नमेंट का रेट है। गोश्त वाले कहते हैं 700 रुपए रेट लिया और 750 हम बेच रहे हैं, एक लीगल बात कर रहे हैं, वो उसको मानने को तैयार नहीं है। वजह करप्शन। डेली 10 से 15 गोश्त वाले हर इलाके में उठते हैं, 25,000 रुपए कीमत तय की हुई है, गोश्त वाले से अनऑफिशियल बगैर रसीद के लिए जाते हैं, थाने को मिला के साथ छोड़ दिया जाता है रात को उसको, 25,000 रुपए। 8 महीने के अंदर 2 लोग एक्सपायर हो गए गोश्त वाले। 8 महीने के अंदर 115 लोग हैं मेरे पास रिपोर्ट हुए हुए जिन्होंने गोश्त का काम छोड़ दिया क्योंकि वो कर्जों में आ गए, वो कोई काम नहीं कर सकते, उनके घर में एक वक्त का खाना मुश्किल हो गया। लेकिन सर इसके कोई वाज़ेह कवानीन आपके ख्याल से बनने चाहिए, क्योंकि आने वाला वक्त तो इस वक्त इस तरह का है कि पैक मटेरियल की तरफ दुनिया जा रही है और हाइजीनिक प्रोसेस को बहुत अहमियत दी जा रही है। तो अगर हम इन ताज़ा अशिया के ऊपर मुसलसल पाबंदी लगाते जाएंगे तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री तो इस काबिल नहीं है कि पैक मटेरियल को इतना ज्यादा हाइजीनिक बना सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं हमें तो रोजमर्रा की ताज़ा अशिया, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर कंट्री है और लाइव स्टॉक तो हमारे कंट्री की चीज़ है, तो इसको ताज़ा तरीन सूरत हाल में ही हमारे सार्फिन तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल ताज़ा तरीन में पहुंचना चाहिए। और आप ये देखें ना कि यहाँ तक हो रहा है कि हमारा गोश्त का कारोबार एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ये गोश्त का कारोबार चाहे तो मुल्क का 70% कर्जा उतार सकता है। जी बिल्कुल। पूरी दुनिया में गोश्त का काम होता है, 75% रेवेन्यू जनरेट करता है इंडिया गोश्त के काम से। आपके 3 दोस्त खाली सऊदी अरब, मलेशिया आपसे गोश्त लेना शुरू कर दे तो आपका कर्जा 70% उतर जाएगा। चाइना, सऊदी अरब, मलेशिया। चाइना आपको कह रहा है कि स्लेटर हाउस आप पाकिस्तान में खोलें, मैं आपके साथ 50% का पार्टनर बनने को तैयार हूँ। कोई जो रखने को तैयार नहीं है। हमारे एम्बेसडर्स जो बैठे हैं बाहर, वो भी करप्शन। मोहम्मद सईद कुरैशी साहब, होटल इंडस्ट्री को यरगमाल बना दिया गया इस शहर में। फूड पैक मटेरियल की कीमतें उरूज पर चली गई हैं। आम आदमी का रश कम से कम होता जा रहा है और जिस तरह से होटल्स के एसओपी जारी किए गए हैं कि ओपन डाइनिंग की सिर्फ इजाजत दी गई है, इससे आपके ख्याल से कारोबार बुरी तरह मुतासिर तो हुआ है एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या इसके अच्छे नताइज पड़ रहे हैं इंसानी सेहत पे, या फिर कारोबार बुरी तरह तबाह हो रहा है? मुझे अस्सलाम वालेकुम, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी चीज़ ये है कि एक्चुअली इस वक्त जो एक डिजास्टर है कोविड-19, ये एक पूरी दुनिया के लिए और एक खासतौर से हमारे पाकिस्तान के लिए और कराची के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि अफराद-ए-दर और परेशानियां तो मुसलसल चली आ रही थी। इसके बीच में ये अल्लाह की तरफ से एक ये वबा कह लें, जो भी कह लें, ये बीच के अंदर आ गई। अब इससे फाइट करें या इसको देखें। अब जैसे कि अब आपने मुझे कहा कि इस वक्त बहस हो रही थी मिल्क, दूध पे और गोश्त पे जी। अगर हम दूध का नाम लेते तो जो खाली 1 लीटर दूध हमारे घर में आता है ना, तो उसके पीछे एक पूरी कहानी है। अब इस 1 लीटर दूध आएगा कहाँ से? भैंस में से आएगा। भैंस आती थी पहले 60 से लाख, 1.25 लाख रुपए तक की। अब भैंस हो गई 2 से 2.5 और अच्छी ताजी भैंस 30 लाख रुपए। जी बिल्कुल, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बतदरीज बढ़ती जा रही है। 3 लाख रुपए की भैंस आ रही है, जो एक जिसे हम कहते हैं जो ट्रक हमारा 5 लाख या 6 लाख में 14-15 लाख का ट्रक होता है। जी। इसके साथ इसकी जो फीड्स है, जो खली है, बंदोला है, जो भी चीज, जो अच्छा जो फार्मर है वो अपनी जो रीडिंग है, जो 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 इसकी क्रीम की रीडिंग है, उसके हिसाब से अच्छी फीड देता है। यहाँ तक कि सर्दियों में हम छुआरे और खजूर तक खिलाते हैं ताकि उसकी क्रीम अच्छी हो जी। और ये बात मानने की है कि पूरे पाकिस्तान में कराची से बेहतर और गाढ़ा दूध कोई नहीं होता, क्योंकि हम उसकी बाकायदा फीड करते हैं। बल्कि अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है, जो फार्म हाउस वाले हैं, वो वैसे नहीं कहते कि हमने कहा कि यहाँ पे इतना भूसा डाल दो, इतनी खली डाल दो। बाकायदा उसको कंप्यूटराइज हम लोगों ने किया हुआ, उसके हिसाब से वो फीड भी जो है उस जानवर के हिसाब से वो कंप्यूटर में बताता है कि कितने हफ्तों में कितना गेन करेगी। अब जब पीछे से रॉ मटेरियल जो है वो महंगे आएंगे, भैंस महंगी आएगी, तो वो उस हिसाब से वो दूध को कैसे उस रेट पे दे सकता है जो कि हमारे कमिश्नर कराची ने जिस किसी ने भी जो जिस चीज के रेट दिए हैं। हम तो 100% इस बात पे यकीन है कि जो हमारे हुक्मरान चाहते हैं कि भाई महंगाई ना हो और रेट सही हो, हम तो उसमें चाहते हैं, लेकिन पीछे से तो हमारे साथ इस चीज का ताउन होना कि ये सारी चीजें अगर हमें लेवल में होगी तो कौन ऐसा है कि जो 9 के 100 रुपए लेगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सर मैं इतना कहना चाहूंगा, कमिश्नर कराची नए आए, वो इस मसले को गोश्त वाले देखें, दूध वाले देखें, वरना कम से कम रेट पे नहीं आ सकते तो वो ये रेट है करप्शन बंद करवा दें। जी बिल्कुल, सिविल इंतजामिया को इस वक्त एक्शन में आने की जरूरत है। मोहम्मद सईद साहब, आपसे बातचीत चल रही थी होटल इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह से ओपन डाइनिंग की ही इजाजत दी गई है सिर्फ, इसके क्या नताइज सामने आ रहे हैं? क्या इससे कोरोना वायरस को कम करने में मदद मिल रही है या कारोबार तबाह होता जा रहा है? देखिए, बात यह है कि कारोबार तो पूरे 1 साल से ना होने के बराबर है। जिससे लाल डिजास्टर का जो अल्लाह ने जिसको खैरियत से गुजरवा दिया,
اس میں 3-4 مہینے باقاعدہ ساری چیزیں بند ہیں، ہوٹل ریسٹورینٹ بھی بند رہے ہیں۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ ڈائن ان یا آؤٹ ڈائن جو ہم بیٹھتے ہیں، تو عموماً لوگ کھانا کھانے کے لیے دوپہر کے وقت میں تو نہیں نکلتے، شام میں نکلتے ہیں، اور ماشاءاللہ کراچی کا ویدر ایسا ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا مغرب کے بعد سے جو ٹھنڈی ہوائیں شروع ہوتی ہیں وہ صبح تک۔ اب اس ویدر میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ باہر بیٹھنا ناممکن ہے، خاص طور سے چھوٹے بچوں کا اور فیملیز کا۔ اچھا دوسری چیز ہے، پہلے جب ڈائن ان اوپن کی تھی تو ہم ایس او پیز کے حساب سے ہم چل رہے تھے، ہم نے اپنی جیسے فرض کیجیے گا کہ ریسٹورینٹس کے اندر 50 کی جو کیپیسٹی ہے تو ہم نے اس کو تقریباً 20 کی یا 22 کی کر دی تھی یا 25 کی کر دی تھی یا ہاف کر دی تھی، بلکہ اور اس سے بھی کم کر دی تھی تاکہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے وہ ایک طریقے سے رہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر ایک فیملی کے کئی لوگ ہیں، اب آپ ان کو تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ 2 میاں بیوی بیٹھ جائیں اور بچے ان کے دوسری ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، وہ کرسیاں اٹھا کے پھر وہ اس کو ایک ساتھ بیٹھ جاتے تھے۔ جی بالکل، محمد افتخار غزالی صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ دیکھیں جس طرح سے کمشنر رول کی وائلیشن مسلسل شہر میں دیکھنے میں آ رہی ہے، دودھ والے ہیں تو کمشنر رول کی وائلیشن کر رہے ہیں، گوشت والے ہیں تو کمشنر رول کی وائلیشن کر رہے ہیں، سبزی فروٹ اور دیگر روزمرہ کی اشیاء جس طرح سے آسمان سے باتیں کرتی جا رہی ہیں، ان سب کا رونا یہ ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، اور جو کمشنر جو انتظامیہ ہے، جو ہمارا سول انتظامیہ ہے، وہ ان کے ریٹ بڑھانے پہ کسی طور پہ آمادہ نہیں ہے۔ تو ان کی تو مسلسل میٹنگز 15 دن بعد، مہینے بعد مسلسل ان کی بیٹھک ہوتی ہے ان چیزوں کو لے کے۔ آخر یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ کے خیال سے پرابلم ہے کہاں؟ دیکھیے میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس کو ایک دوسرے زاویہ نظر سے دیکھتا ہوں۔ آل اوور دا ورلڈ بتدریج ہم کموڈیٹیز کو دیکھ لیں یا الیکٹرانکس آئٹمس کو دیکھ لیں، کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ آج سے 25 سال پہلے کسی چیز کی جو قیمت تھی وہ آج بھی وہی قیمت ہوگی، قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اہم ترین چیز جو دیکھنے کی ہے اور جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ ہم اپنی پاپولیشن کی بائنگ پاور کو کس حد تک بڑھا سکتے ہیں۔ جی ایک شخص ہے جس کی آمدنی آج سے 25 سال پہلے 1000 روپے مہینہ تھی، جب اس کی آمدنی 1000 روپے مہینہ تھی تو اس وقت وہ 4 روپے لیٹر پیٹرول ڈلواتا تھا۔ جی بالکل ٹھیک ہے نا، آج اس شخص کی آمدنی 70 سے 80 ہزار روپے مہینہ ہے، تو اب اگر پیٹرول 100 روپے لیٹر ہے تو آپ کس طرح کہیں گے؟ اصل چیز ہے آپ کی بائنگ پاور میں اضافہ ہونا۔ جی المیہ یہ ہے ہمارے ہاں کہ ہم جو ہے وہ چیزوں کی قیمتیں تو بتدریج بڑھتی گئیں، لیکن لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ نہیں ہو سکا۔ ہماری پاپولیشن مسلسل بڑھتی گئی۔ یہ کراچی شہر جو آج سے 30-35 سال پہلے 25 سے 30 لاکھ آبادی کا شہر تھا، آج یہ ہم کلیم کرتے ہیں کہ 3-3.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے۔ پاکستان جس کی آبادی آج سے 20-25 سال پہلے کچھ اور تھی، آج ہم 22 کروڑ آبادی کے ایک دنیا کے جو ہے وہ بڑے ترین ممالک میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہیں آپ کی اکانومی پر۔ جب آپ کی اکانومی فیل ہو جاتی ہے اور وہ اس بگ پاپولیشن کو کمپیٹ نہیں کر پاتی، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے یہاں بے روزگاری کا اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کی قوت خرید میں کمی آ جاتی ہے۔ جب قوت خرید میں لوگوں کی کمی آ جاتی ہے تو پھر ان کو ایک نارمل چیز بھی بہت زیادہ مہنگی نظر آتی ہے۔ اکنامیکل ڈیزاسٹر کے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسپیشلی جو صورتحال اس وقت ورلڈ میں پیدا ہوئی ہے لاسٹ 1 سال سے کورونا وائرس کی وجہ سے، تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز جو ہیں وہ بالکل بیٹھ کے رہ گئی ہیں۔ آپ اگر ایئر لائن انڈسٹری کو دیکھیں تو ایئر لائن انڈسٹری کا حال تباہ ہو گیا۔ آپ انٹرنیشنلی ہوٹل انڈسٹری کو دیکھیں تو ٹورسٹ کنٹریز جو ہیں وہ بالکل اپنی اکانومی کو سروائیو کرنے والی پوزیشن میں بھی نہیں رہے، کیونکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ٹورزم جو ہے بالکل بینڈ ہو کر رہ گئی ہے۔ جی بالکل، دوسری طرف جانب جو اہم ترین مسئلہ اس وقت ہے وہ خوراک کی، شفاف خوراک کی پیداوار کا ہے۔ آخر کیا ایسی وجہ ہے کہ عالمی جو برانڈڈ کمپنیاں ہیں وہ شفاف اور تازہ غذائی اجزاء کے پیچھے پڑ چکی ہیں اور مسلسل انہیں بینڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھلا دودھ، کھلا گوشت، اور اب تو ریسٹورنٹس کے لیے بھی بڑی سخت ایس او پیز آ رہی ہیں۔ تو آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ کیوں ان چیزوں کو ابتدا سے ٹھیک نہیں کیا جا رہا؟ ان کا حل کیا ہے آپ کے خیال سے؟ دیکھیں یہ جو باہر کا مسئلہ ہے وہ تو ان کا تو اس لیے کہ وہ کمپنیز کے اوپر انحصار کرتے ہیں۔ کھلا جیسے دودھ یہاں ملتا ہے ہمارا، تو وہاں کھلا دودھ نہیں لیتے نا، یوز نہیں کرتے وہ لوگ۔ اسی طرح وہ گوشت بولتے ہیں گوشت کی دکان سے نہیں لیں گے، ہم بڑے مال سے لیں گے گوشت نا۔ باہر کا مسئلہ یہی رجحان اس وقت یہاں بھی پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ جی پیدا ہوتا جا رہا ہے، اور اس سے ہمارا جو غریب آدمی ہے مرتا جا رہا ہے وہ ہمارا۔ تو ہم نے باہر کے پیٹرن کو دیکھ کے نہیں چلنا ہے، ہم نے اپنے ملک کو دیکھ کے چلنا ہے، اپنے شہر کو دیکھ کے چلنا ہے۔ جو آپ کا شہر، اصل بات یہ آپ کا شہر جو پورے پاکستان کو چلا رہا ہے اس کو اس کا حق نہیں مل رہا، اور جتنا مل رہا ہے وہ بھی کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ 60%، 40% آتا ہے۔ تو
اینڈ تک نیچے پہنچتے ہوئے صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جیسے بھائی نے کہا کہ 70,000 روپے انہوں نے ایک بات کہی کہ سیلری، تو 70,000 روپے 10% لوگوں کی ہوگی میرے خیال سے، اور 45% وہ لوگ ہیں جو 10,000 روپے مہینہ بہت مشکل سے کماتے ہیں۔ شہر کی صورتحال پہ بات چیت جاری رہے گی، وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایس او پیز میں ایسی کیا تبدیلی لائی جائے حکومتی سطح پر کہ روزمرہ کے استعمال کی جو اشیاء ہیں وہ عوامی پہنچ میں آ سکیں اور جو تاجر برادری ہے ان کی تشویش میں کمی ہو سکے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت شکریہ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات چیت کر رہے تھے کورونا ایس او پیز کے اندر اضافے یا کمی کی، جس سے کہ شہریوں کی عام زندگی پر بڑے برے اثرات پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ اسپیشلی جو تاجر برادری ہے وہ اس وقت بری طرح سے متاثر ہے۔ ہوٹل انڈسٹری کے اندر اور دیگر جو روزمرہ کی استعمال کی اشیاء کی دکانیں ہیں ان پہ رش کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بات چیت کرنے کے لیے چیئرمین فوڈ کمیٹی محمد سعید رفیق صاحب، ان سے سعید قریشی صاحب، ان سے بات چیت کریں گے کہ آخر سر ان مسائل کا آپ کو ایک جامع حل کیا نظر آتا ہے کہ کیا کورونا ایس او پیز کو اتنا سخت کر دیا جائے کہ عوام گھروں سے باہر نہ نکل سکے، یا پھر اس طرح سے اس کو لائن اپ کیا جائے کہ تمام تر جتنے بھی ہمارے جو بازار اور ہوٹلز میں اور دیگر جگہوں میں موجود لوگ ہیں وہ اس پہ عمل کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں؟ جی دیکھیے، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے پیرامیڈیکل اسٹاف اور ڈاکٹر جو ہمیں سجیسٹ کرتے ہیں، جو ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، ہمیں ان کے رولز کو فالو کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آدمی کھائے گا نہیں تو جائے گا، یہ ہر ایک تاجر کے لیے۔ تو وہ تاجر چاہے کوئی انڈسٹریل بیس کے اوپر ہو، یا کوئی مال ہوں، یا جوتے والے ہوں، یا گارمنٹس والے ہوں، یا ریسٹورینٹ والے ہوں، ان کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ یہ جو ہماری جو گورنمنٹ نے جو ایس او پیز دی ہیں ان ایس او پیز کے ساتھ عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے کاروبار کو جاری رکھیں۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ جیسے کہ فیشنیبل مال جو بڑے اچھے اچھے مال ہیں، وہاں آپ کو ساری چیزیں ملیں گی، سینیٹائزر بھی ملے گا، ماسک بھی ملے گا، اور وہاں پہ سختی بھی ہے کہ بھئی اس کے بغیر ہم جا نہیں سکتے۔ اب ایک ذرا سی بات میں بتاؤں، ابھی اس مہینے میں میرے 2 ٹریول ہوئے، میں نے دیکھا ایئرپورٹ پہ سارے ایس او پیز ہیں، اور جب جہاز میں بیٹھے تو پھر وہی سارا کچھ ایک ساتھ اختلاط ملنا۔ تو کیا ایس او پیز جہاز کے اندر نہیں ہے؟ کیا ایس او پیز ٹرین کے اندر نہیں ہے؟ کیا ایس او پیز بس اسٹینڈ کے اندر نہیں ہے؟ ایک جامع پالیسی اپنانے کی ضرورت ہے کہ تمام جگہوں پہ اس کو اپلائی کیا جائے۔ شادی ہال یا مال کے لیے نہیں، بلکہ اور عوام کو اس بات پہ بار بار کرنا چاہیے۔ ہماری عوام 10% بھی جو ہے نا وہ ماسک نہیں لگاتی۔ جی بالکل، عدم تعاون کی صورتحال نظر آتی ہے انتظامیہ اور عوام کے۔ ریزیڈینشل ایریا ہے ماشاءاللہ سے، جو کراچی کے ریزیڈینشل ایریا، آپ اس کے اندر جائیں وہ اتنے کنجسٹڈ ایریا ہوتے ہیں کہ وہاں آدمی سوشل ڈسٹینسنگ کیا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے بس یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ سے دعا کرے اور اس پہ عمل کرے جو ہمارے کہتے ہیں، اللہ اس پہ۔ رفعت سلیم قریشی صاحب، اس وقت جو شہر کی سیکیورٹی کی صورتحال ہے، اور ابھی بھی ایک ڈیولپمنٹ حال ہی میں سامنے آئی ہے کہ شہر کو سیکیورٹی کے حوالے سے بڑے خطرات لاحق ہیں، اور غیر ملکی ایک ایجنٹ کی گرفتاری کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، اور مسلسل جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ اس وقت کیا مشورہ دیں گے عوام کو؟ کن ایسی احتیاطی تدابیر کا اطلاق کرنا چاہیے جس سے کہ اس پہ قابو پایا جا سکے؟ سب سے پہلے میں آپ کے توسط سے لا انفارمنٹ ایجنسیز کا جو ہے شکریہ ادا کروں گا، ان کو سلام خراج تحسین پیش کروں گا۔ کراچی کی رونقیں بحال ہونے میں بہت بڑا ہاتھ ہے ان کا۔ اور 2 بریکنگ آپ کو دوں گا۔ سب سے پہلے میں زین آفرندی مرڈر کیس سالو ہوتا جا رہا ہے، 2 افغانی اریسٹ ہوئے ہیں آج، اور وہ اس قتل میں ملوث تھے افغانستان۔ جو آپ نے نشاندہی کی، ایک شخص آج گرفتار ہوا ہے، ان کا بھی تعلق افغانستان سے، اور یہ سب پیچھے راہ چلا رہا ہے انڈیا کے ہاتھ ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج جو ہے انہوں نے جماعت اسلامی نے پریس کانفرنس کی اب سے 10-15 منٹ پہلے، اور انہوں نے کل ایک احتجاج کا اعلان کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 3 کروڑ کی جو آبادی ہے وہ کم کاؤنٹ ہو رہی ہے، اس کو صحیح کیا جائے، پلس 1100 ارب کا وزیر اعظم کا جو فنڈنگ تھی وہ کہاں گئی، کب ملے گی، کیا ہوگا اس کا، ان کا وہ جائز سوال ہے بالکل۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ صورتحال بہت نازک ہے، پیپلز پارٹی اس کو صحیح سے نہیں لے رہی، ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کی وہی لڑائی آج بھی قائم ہے شہر کے اندر، اور اس سے نقصان عام عوام کو ہو رہا ہے۔ تو خدا را اس لڑائی کو بند کیا جائے، عوام کا سوچا جائے، جیسے سیکورٹی ادارے سوچ رہے ہیں۔ میں سیکورٹی اداروں سے اپیل کروں گا آپ کے توسط سے، جس طرح انہوں نے عزیز آباد کے اندر ایک چیز بند کرا دی، ان کو ضرورت ہے اسی طرح بہت سی چیزیں کراچی میں اور بھی ہیں جنہیں بند کرانا پڑے گا، اس کے بعد ہی کراچی کے کچھ حالات بہتر ہوں گے۔ عوام کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کرے،
शरपसंद अनासर से दूर रहे, ये शिया सन्नी फसाद कराने की कोशिश की जा रही है, उससे दूर रहे खुदारा। हम सब भाई हैं आपस में, मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, हमें आपस में मोहब्बत है, तो मोहब्बतें कायम रखें अपनी, सब पीछे कायम रखनी चाहिए जी, बिल्कुल सही है। पीछे। मोहम्मद इफ्तिखार गजाली साहब से जानेंगे। सर, इस वक्त अवाम और सिक्योरिटी इदारों के माबैन जो अदम ताउन की सूरत हाल देखने में आ रही है, किस तरह से इस दूरी को ख़त्म किया जा सकता है कि दोबारा से हम अपने सिक्योरिटी इदारों पे वो एतमाद बहाल करने में कामयाब हो जाए, जो कि गुज़श्ता जितनी भी शहर की सूरत हाल रही, कत्ल गारत और टारगेट किलिंग की, और इस वक्त जो शहर इस वक्त लूट मार के माफिया से रचा बसा है, किस तरह से अवाम की एक दूरी सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों के साथ ख़त्म की जा सकती है? देखिए, मैं कराची शहर के हवाले से आपने बात की है और आपका सवाल बहुत अहम है। अहम तरीन चीज ये है सर कि इस वक्त शहर हमारा बेयार और मददगार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, लेकिन अगर आप नजर दौड़ाएं अरकान असेंबली पर, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले अरकान की अक्सरियत अंदरून सिंध से ताल्लुक रखती है। अगर हम कराची शहर की बात करें तो कराची शहर को ओन करने वाली जो पार्टियां हैं वो अपना किरदार अदा नहीं कर रही। कराची शहर को ओन करने वाली इस वक्त दो ही पार्टियां हमारे सामने है, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ और दूसरी तरफ जो है वो हमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नजर आती है कि जिनके अरकान की अक्सरियत यहाँ से मुंतखब हुई है, कराची के लोगों ने उनको वोट दिया जी। असल चीज ये है कि हमारे वो नुमाइंदगान जो कराची शहर की नुमाइंदगी करते हैं, उनका क्या किरदार है जी। कराची शहर की हालत जार को देख लें, कचरे के ढेर देख लें, सड़कों की सूरत हाल देख लें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल को देख लें। अगर हम इसके अलावा दीगर मामलात की तरफ नजर डालें, लॉ की सिचुएशन को हम देख लें, कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार को देख लें, तो हमें नजर आएगा कि शहर को ओन करने वाली जो हमारी कुव्वतें हैं वो शहर को ओन नहीं कर रही। हमें मुख्तलिफ मकामात पर नजर आता है, मुख्तलिफ हवालों से हम धरने देते हैं, आज इस चीज पर धरना है, आज इस चीज पर धरना है। कभी कराची को से मुंतखब होने वाले अरकान ने कराची की जो सूरत हाल है, जो हालत जार है, उसके हवाले से कभी असेंबली के सामने धरना दिया है? पिछले 2 साल तो सर ये सिलसिला जारी रहा ना, इख्तियारात का रोना रोती जो गवर्नमेंट, देखिए सवाल सूबाई और लोकल गवर्नमेंट के दरमियान जो तनाव है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा सदाकत भाई कि यहाँ सवाल इख्तियारात का नहीं है, यहाँ सारा का सारा मसला है शहर को ओन करने का। आपने बल्दियाती एक जो है वो कानून नाफिज किया सिंध गवर्नमेंट ने अप्रूव करके, जो पिछली बल्दियां थी वो यही रोना रोती रही कि हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है। सवाल ये है कि आपके पास फंड्स नहीं है तो कब ऐसा हुआ कि कराची की जितने भी टाउन नाजमीन थे, जितने भी मुंतखब काउंसलर साहिबान थे, उन्होंने निकल कर जो है वो असेंबली के सामने प्रोटेस्ट किया हो? टीवी टॉक शो में आके या अखबारी बयानात के जरिए तो उसका हल नहीं निकलेगा। आपको अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना होगा, या फिर जो कानून साजी हुई है उसके हवाले से आपको एक अल्टरनेट लाएमल पेश करना होगा। हमारे सिंध असेंबली के जो अरकान कराची से मुंतखब है, कब ऐसा हुआ कि उन्होंने असेंबली से जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वॉकआउट किया होगा, कराची शहर की सड़कें जब तक ठीक नहीं होंगी हम असेंबली इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। हमारे जितने भी MNAs कराची से मुंतखब हुए हैं, कब ऐसा हुआ कि उन्होंने नेशनल असेंबली के बाहर जाकर खड़े होकर इस हवाले से प्रोटेस्ट किया होगा? कराची शहर के अंदर जो सूरत हाल है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उस सिचुएशन को जब तक दुरुस्त नहीं किया जाता, सिंध गवर्नमेंट उसके ऊपर रास्त इक़दाम नहीं करती है, बेहतर अंदाज में उसके हवाले से काम नहीं करती, उस वक्त तक हम नेशनल असेंबली के इजलास में शरीक नहीं होंगे। आप देखिए, अगर हम ये देखें तो रेवेन्यू का, तो पाकिस्तान का टोटल रेवेन्यू जो इकट्ठा होता है उसका 65% कराची जी बिल्कुल की मईशत जो है वो पे करती है। अगर हम सिंध के रेवेन्यू को देखें तो सिंध का 92% रेवेन्यू कराची से जनरेट होता है। यानी आप ये अंदाजा लगाएं कि हम इस वक्त पाकिस्तान में हर 100 रुपीस में 65 रुपीस कराची का खर्च कर रहे हैं। मुंतखब नुमाइंदों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना होगा अवाम को, और अवाम के सामने आके इस बात का जवाब देना होगा कि उनकी मौजूदगी से क्या मुस्बत नताइज शहर पे आ रहे हैं। मैं आपकी तरफ ही आऊंगा। रफत सलीम कुरैशी साहब, मुझे बताइएगा कि किस तरह से अवामी राब्ता मुहिम दोबारा से अवाम की तरफ से स्टार्ट की जाए, क्योंकि अवामी नुमाइंदे तो बिल्कुल नापैद हो चुके हैं, शहर में नजर नहीं आते, तो सिविल सोसाइटीज का क्या किरदार होना चाहिए कि इनको इनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया जा सके? देखिए, ये तो फील्ड में ही नहीं आते ना। मैं भाई की बात को सेकंड करूंगा, यही कहना चाह रहा था कि ये फील्ड में आते ही नहीं है MP MNAs, इनको पता ही नहीं है इनके इलाके में मसले क्या है। ये अपने एसी की गाड़ियों से बाहर नहीं निकलते, ड्राइविंग रूम की सियासत से बाहर नहीं आते। आज तक वही मसला है इनका। असेंबली में जाते हैं तो ये सिर्फ पैसे लेने जाते हैं या जो की हुई बातें उन पे अमल करने जाते हैं, आवाम के मसलों के लिए नहीं जाते। इनको कराची ऑन करना जब याद आता है जब इलेक्शन आ जाते हैं, बल्दियात आने वाला है, सबको याद आ रहा है कि क्या क्या इशू है।
आप ये देखें कि गिनती कब हुई थी कराची की, आज हुई थी? इस पे लड़ आज रहे हैं ये लोग, उस टाइम कहाँ सो रहे थे? कराची की सड़कों पे रोते हैं, ये बोलते हैं हमें फंड नहीं मिला था, फंड नहीं मिला था तो आपने छोड़ क्यों नहीं थी उस टाइम सीटें? आपके पास इख्तियारात नहीं थे, इस्तीफे देके क्यों नहीं चले गए, बाहर बैठ गए? आप ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, आप लोग सिर्फ ड्रामा बचा के रखा हुआ है आप लोगों ने। मैं आवाम से कहूंगा खुदार अपनी आंखें आप खोले, वोट देना बंद कर दें, आखिरी हल्के इनको वोट देना बंद कर दें। सोशल एक्टिविस्ट बाहर आए हमारी तरह, वकील बाहर आए, डॉक्टर्स बाहर आए, आपकी तरह पॉलिटिकल एनालिस्ट बाहर आए, ये एक अलायंस बने और ये इलेक्शन के अंदर उतरे तो पाकिस्तान का कुछ अच्छा होगा। मुसलसल 3 शो से यही बात कर रहा हूं मैं जी, कि आप जैसे लोगों ने आगे आना है। के मुतहर्रिक होने की बहुत जरूरत है। नाज़रीन, वक्त हुआ ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है कि कभी फंड्स की कमी, कभी इख्तियारात की कमी, और अब इंतखाबात ही मशकूक करार दिए गए। इस शहर की गिनती कब बहाल होगी, इस शहर के मसाइल को कब पॉइंट आउट किया जाएगा, जानते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त जो सिविल सोसाइटीज के अंदर जो मसला इस वक्त शहर में सबसे ज्यादा दरपेश है वो होटल इंतजामिया का शदीद तरीन एहतजाज देखने में आ रहा है कि मौसम की सख्ती को देखते हुए ओपन डाइनिंग से हटा के इस कारोबारी सरगर्मी को दोबारा से बहाल किया जाए और मौका फराम किया जाए कि वो अपनी खिदमात सही तरीके से आवाम को पेश कर सके, ताकि इस इंडस्ट्री के अंदर किसी हद तक बेहतरी आ सके। इस सिलसिले में बातचीत शुरू करेंगे। मोहम्मद सईद कुरैशी साहब, चेयरमैन फूड कमेटी, और होटल इंडस्ट्री के अंदर भी इनका बड़ा किरदार है, इसकी डेवलपमेंट और इसके मसाइल को बड़े अच्छे अंदाज से आवाम के सामने रखते हैं। हम बातचीत का सिलसिला से सईद कुरैशी साहब, मुझे बताइएगा कि आखिर क्या ऐसा तरीका है कि SOPs को बहाल रखते हुए होटल इंडस्ट्री को दोबारा से पुरानी सरगर्मी में बहाल कर दिया जाए? जी, सबसे पहले तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमें इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। माशाल्लाह इस वक्त जो हमारे जो वर्कर्स हैं और जो हमारा जो काम है ना, वो बिल्कुल इंडस्ट्री की तरह से, जो कि अभी तक जो है ना हम इस चीज़ से महरूम है। पहली रिक्वेस्ट तो हमारी है। और दूसरी रिक्वेस्ट हमारी ये है कि जो कोविड-19 के सिलसिले में जो डाइन इन बंद किया गया है, देखिए वेदर आप देखिए कराची का वेदर किस तरह से है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और, हमारे यहाँ इस वक्त कराची में गैस का बड़ा फकदान है। कमर्शियल देख लें या आप रेजिडेंशियल देख लें घरों के अंदर। अब क्या है, इसकी वजह से होटल और रेस्टोरेंट्स के ऊपर ज़्यादा रश बढ़ गया। जाहिर है, घर में जब आपके पास एक टाइम के ऊपर बच्चे कहेंगे कि अम्मी हमें खाना चाहिए या हमें ब्रेकफास्ट चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, तो जो उस लाइन के जो रेस्टोरेंट है उन पे रश होगा। अगर तंदूर है तो तंदूर पे रोटियों की लाइन लगी हुई है, क्योंकि पहले अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हमारे ख़वातीन घरों में रोटी पकाती थी। कल रात का एक किस्सा है कि पौना घंटे में 1 कप चाय तैयार हुई है, 45 मिनट्स के अंदर। गैस की शदीद किल्लत है इस शहर में। अच्छा, अब जब क्राउड ने कहाँ का रुख किया, रेस्टोरेंट का रुख किया। अब जब रेस्टोरेंट का रुख किया, रेस्टोरेंट में आप कह रहे हमारे तो जगह ही नहीं, आप बाहर बैठे। अब कब तक लोग इस सर्दी के अंदर बाहर बैठेंगे? तो लिहाजा मेरी आला हुकाम से बहुत मौदबाना गुजारिश ये है कि जिस तरीके से पिछली दफा SOPs के साथ रहते हुए हमारी डाइनिंग जो खोली है, हमारी डाइनिंग को एक स्मार्ट पॉलिसी लाई जाए। बिल्कुल, और इंशाल्लाह अभी तक अल्लाह का शुक्र है जो अच्छे रेस्टोरेंट वाले हैं वो सारे SOPs पे अमल कर रहे हैं। जी, सिर्फ फूड अथॉरिटी की भी SOPs पे अमल कर रहे हैं और इंशाल्लाह अंदर भी करते रहेंगे। और जो वायलेंस कर रहे हैं आप उनके साथ बिल्कुल कानूनी सख्ती से निपटे। सीधी सी बात ये। लेकिन मैं दोबारा भी गुजारिश करता हूँ कि कराची वालों पे थोड़ा रहम कर लीजिए, सर्दी का मौसम है और हमारी डाइनिंग खोल दीजिए। सर, एक तरफ तो इन इंतजामी उमूर पे बड़ा नुक्ताचीनी की जाती है, दूसरी तरफ अवाम भी कानून पे, कवानीन पे अमल करने में बड़ा सुस्त रवि का शिकार है। तो आपकी तरफ से क्या मैसेज जाना चाहिए एज अ समाजी रहनुमा कराची की अवाम को कि किस तरह से कवानीन नाफिज करने वाले इदारों के साथ वो ताउन करें ताकि स्मार्ट SOPs का इनेकाद मुमकिन हो सके? मुझे बताइए। देखिए, सबसे पहले तो अवाम का बिल्कुल ये फर्ज बनता है कि उन्होंने उन कानूनी इदारों का साथ देना है, और अगर कानून को वो देखना चाहते हैं कि कानून राइज हो तो उसके लिए उन्होंने अहम किरदार अदा करना है। और उस अहम किरदार का पहलू इस तरह है कि लोगों को डर अपने अंदर से खत्म करना पड़ेगा। लोग डरते हैं कि मैं चला जाऊंगा तो 10 सवालात होंगे मुझसे, मुझे ही बिठा लेगा थाने के अंदर। हमारे ये सिस्टम भी तो बहुत है ना, खुद एतमादी आनी चाहिए, तो वो भी आनी चाहिए। फिर हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर जो हेड्स बैठे हुए उनको चाहिए एक ऐसा डिपार्टमेंट कायम करें अपना कि लोग बिला खौफ वहां पे जाएं और अपनी रिपोर्ट्स को दे सके, बता सके इस घर में ये हो रहा है, ये गाड़ी यूं खड़ी हुई है, निशानदेही कर सके। निशानदेही करते हुए इसलिए रहते हैं कि उन्हीं को बिठा लिया जाता है ना। सबसे पहले तो एक बाइक वो जाके नहीं बताता कि 2-3 दिन से खड़ी हुई है यहाँ पे, वो चोरी डकैती करके आके खड़ी हुई है, लास्ट 4 दिन बाद निकलती है गाड़ी से,
4 दिन गाड़ी खड़ी हुई है, देखने वाला कोई नहीं, सब देख रहे हैं, मगर बोलने की हिम्मत नहीं है, नहीं को लेंगे, बोलेंगे तो फंस जाएंगे हम। तो ये चीजें। दूसरा ये कि यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ, चाइना कटिंग हुई हमारे मुल्क के अंदर। पाकिस्तान में क्या किया, चाइना कटिंग। चीफ जस्टिस साहब, अभी मैं उनको खराज तहसीन पेश करूंगा, कराची उन्हें याद आया हुआ है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं मुसलसल वो। शर्म नहीं आ रही इन लोगों को। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कचरा उठाने वाला आप लोगों से बेहतर है, वजीर आला सिंध और बहुत सारे ऐसे लोगों को, कि आप लोगों ने कराची का हशर क्या किया है। खुदारा कराची का ख्याल कर लें, ये कराची रोशनियों का शहर कहलाता था पूरी दुनिया में, आज आपने इसको अंधेरों की तरफ ढकेल दिया है, कचरे का नजर कर दिया है इसको। पूरा कराची कचरे की नजर है। रोडें टूटी हुई है, रोड बनती भी है तो 2 दिन के लिए बनती है, तीसरे दिन फिर टूटा हुआ होता है। कचरा उठता है तो 1 दिन के लिए उठता है, फिर वही कचरे का असर होता है। जी बिल्कुल, बतदरीज वही सूरत हाल देखने में आती है। सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान फलाह पार्टी के। सर, आप मुझे बताइए, सियासी पार्टी का सबसे पहला मंशूर तो यही होता है सेहत, सफाई और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ कोऑपरेशन करके अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना, तालीम की सरगर्मियों को आम करना। तो आपके ख्याल से आपकी पार्टी का भी यही मंशूर होगा। तो मुझे बताइए कि इस वक्त शहर में जो सियासी सूरत हाल है और जो सिविल इंतजामी अमूर जिस तरह से अपनी जिम्मेदारियों से बरी ज़िम्मा होकर बैठे हुए हैं, तो ये सिलसिला किस तरफ जाएगा? क्या बल्दियाती इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं आपको शहर के अंदर? देखिए, हम इस हवाले से मैं आपसे गुजारिश करूंगा सदाकत भाई के अख्तियारात की जंग का एक सिलसिला शुरू हो गया यहाँ जी। दूसरी चीज ये कि हम जो है वो इलेक्शन के वक्त तो तमाम के तमाम वादे कर लेते हैं जी, लेकिन इलेक्शन के बाद अगले 5 साल तक हम आवाम को शक्ल दिखाने के लिए तैयार नहीं होते। हर सियासी जमात को अगर आप देखें पाकिस्तान की, तो तकरीबन उनके जो मैनिफेस्टो हैं वो एक ही जैसे होंगे। यानी किसी सियासी जमात के मैनिफेस्टो में आपको ये नजर नहीं आएगा कि मैं स्कूलों को बंद कर दूंगा, ठीक है ना। किसी सियासी जमात के मैनिफेस्टो में आपको ये नजर नहीं आएगा कि मैं लोगों की जो तनख्वाहें हैं उसे कम कर दूंगा। अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं और तब तमाम लोग तकरीबन एक जैसी बातें करते हैं। अहम तरीन चीज है उस पर अमल दरामद होना, कि जो बाख्तियार हैं, जिनको अवाम ने मुंतखब किया है, उसके बाद उन्होंने किस हद तक अपने वादों पर अमल दरामद कराया। सारी दुनिया को आप देखें कि अख्तियारात जो है वो बतदरीज निचली सतह पर जाते हैं। वहां बल्दियाती इदारों को जो है वो अख्तियार दिए जाते हैं। पुलिसिंग का शोबा जो है वो बल्दियाती इदारों के अंडर में होता है। सफाई सुथराई का इंतजाम बल्दियाती इदारों के अंडर में होता है। इसी तरह जो सेहत के हवाले से हमारे इदारे हैं वो बल्दियाती इदारों के अंडर कंट्रोल होते हैं। कॉस्मोपोलिटन और मेट्रोपोलिटन सिटीज जो है वो अगर आप उनको देखें तो वहां ये कवानीन नाफिज है, लेकिन हमारे यहाँ जो है उसको पोलिटिसाइज कर दिया गया है। अब सूरत हाल ये है कि अगर मेरी गली की गटर लाइन भी चौक है तो मुझे उसके लिए जो है वो अपने एमपीए या एमएनए से राब्ता करना पड़ता है। हालांकि होना ये चाहिए कि ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड मौजूद है, उसको मैं कंप्लेन करूं और उस इदारे के अफराद आए और वो आके उसका काम को कर दें, करके चले जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, मुझे सियासी अप्रोच करनी पड़ती है। जब तक हम इदारों पर ये पॉलिटिसाइजेशन वाला जो अमल है इसको कम नहीं करेंगे, इदारों को बाख्तियार नहीं बनाएंगे और उनको फंड्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, जब तक ये मसाइल हल नहीं हो सकते। दूसरी अहम तरीन चीज की जानी मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि देखिए, हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि इदारे मौजूद हैं लेकिन उनके पास फंड्स नहीं है। वो आप देखेंगे कि हर वक्त फंड्स का रोते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, इसी सिलसिले में बातचीत हो रही थी। शहरी और देही आबादियों के जो वसाइल हैं उनकी तमाम तर जिम्मेदारी नाज़रीन सिविल और लोकल हुकूमत पर पड़ती है। तो इस वक्त जितनी भी इंतज़ामी उमूर और जो सिविल सोसाइटीज़ हमारे पास इस शहर में काम कर रही हैं, जिसमें काफ़ी ऐसी समाजी तंजीमें हैं जो कि खुराक की तरसील में, काफ़ी ऐसी समाजी तंजीमें जो कि लिबास और जो गर्म कपड़ों की तरसील में बड़ा अहम किरदार अदा कर रही हैं। तो किस तरह से आप एक आवाम को मैसेज देना चाहेंगे कि इनके साथ ताउन किया जाए और शहर की सूरत हाल, ज़ाहिर सी बात है इस वक्त सिविल सोसाइटी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि जहाँ पे इस वक्त सिविल इंतज़ामिया नज़र नहीं आ रही तो सिविल सोसाइटीज़ को ही अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त? जी, ये तो अल्लाह ताला ने कराची वालों को एक बहुत बड़ा एक समझे कि एहसास दिया है कि खुदा न खास्ता पूरे मुल्क में कहीं भी कोई डिजास्टर आता है या कोई तूफान आता है या कोई ज़लज़ले आते हैं तो उसमें कराची वाले मसला ऐसे, वैसे पूरे पाकिस्तान की बात करूँ लेकिन कराची में खास तौर से कि वो दिल खोल के जो है ना एहतियात और चीज़ देते हैं। अभी लास्ट जो कोविड-19 के अंदर जो खुराक का जो मसला था तो बिजनेस कम्युनिटी ने और तकरीबन काफ़ी लोगों ने जो पूरे ट्रक, जैसे मैं कुरैश बिरादरी से मैं बिलोंग करता हूँ तो हमारी बिरादरी ने भी बहुत सारे लोगों को पैर जाके कि आजकल तो खाली ये चीज़ें फोटो सेशन में रह गई, लेकिन हम लोगों ने गरीबों के इलाकों में जाके
جس پہ ہماری فورسز کو سلام ہے کہ انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا، اور جا کے وہ ہم نے ان کے علاقوں میں جا کے جو ہے ان کو راشن پہنچایا ایک ایک علاقے کے اندر۔ دوسری چیز ابھی آپ نے ایک بات یہ کہی تھی کہ ٹیٹرا پیک یا جو کھلا دودھ یا کھلا گوشت ہے اس سے جو ہے وہ لوگوں کو اس طرح راغب کیا جا رہا ہے کہ ایک بن یا ایک اچھی چیز جو استعمال کی جائے۔ بات ساری یہ ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں جو اس وقت دودھ، گوشت، مرغی، مچھلی مل رہی ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ حلال ہے الحمدللہ، ہینڈ سلارٹڈ ہے ساری، اس سے بڑا کوئی چیز نہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر ہمارے جو فارمرز ہیں، یہ جو بھی کوئی یہ ملک شاپ والے ہیں، اگر جو ایس او پیز کو فالو کر کے اور جو حفظان صحت کے اصولوں کے حساب سے کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں اس سے بہترین غذا کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اب یہ نہیں کرتے صرف آپ ذرا آپ ایک خالی آپ بحث کالونی کا ایک چکر لگا لیں، اس کے بعد دوبارہ آپ کو جانے کا وہ نہیں ہوگا۔ یہ وہاں سارا صفائی کا فقدان ہے، کہہ کہ انتظامیہ کو سب ہو گیا۔ جہاں گوشت کٹتا ہے وہاں بھی اب تو اللہ کا شکر ہے بہت لاکھ درجے جو ہے نا وہ کام اچھا ہو گیا، الحمدللہ بہت صاف صفائی کا معاملہ ہو گیا۔ تو ایک چیز یہ تھی کہ اگر اب بھی ہم اس چیز کو اگر صاف صفائی میں نہیں لائیں گے نا تو مجبوراً جو ہماری جو عوام ہے وہ ٹیٹر پیک کے یا یہ فروزن آئٹم کی طرف چلی جائے گی۔ اچھا، دوسری جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو ابھی آپ نے کچرا اور یہ صفائی کی بات کی، محلہ کمیٹی میں جس محلے میں رہتا ہوں، سول سوسائٹیز کا، جی اس میں ماشاءاللہ ہمارے ینگسٹر نے، بچوں نے، میں بچے ہی کہوں گا، ہمارے جو بچے ہیں انہوں نے اپنی فنڈنگ جمع کر کے، آپ یقین کریں پرسوں تو صاحب نے دیکھا ہوگا کراچی کے نام پہ وہ پینٹنگز وغیرہ آپ نے دیکھی بھی ہوگی، اور مجھے انہوں نے باقاعدہ وہاں انوائٹ کیا تھا اور میں نے ان کو بڑا سراہا تھا۔ میں نے کہا یہ بچے اس عمر میں تو چیزیں بگاڑتے ہیں، دیواروں پہ جو ہے نا لکیریں مارتے ہیں اور توڑتے ہیں، اور یہ بچے جو ہے نا اپنے علاقے کو بنا رہے ہیں۔ تو یہ کراچی والوں کے ساتھ ایک یہ ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت صفائیاں بھی کروا رہے ہیں، گٹر بھی کھلوا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ واٹر اینڈ سیویج کے حساب سے میں ایک میسج دوں گا، ناظرباد 4 نمبر کے اکثر علاقوں کے اندر جو ہے نا وہ پانی کے ساتھ گٹر کی لائن ملی ہوئی، جو کہ بہت شدید خطرناک بات ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ کیونکہ میں ریسٹورینٹ ایسوسیشن سے میرا تعلق ہے، لہٰذا ایک بار پھر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جی ہماری جو ڈائن ہے ان کو کھولا جائے اور ریسٹورینٹ ایسوسیشن کو انڈسٹری کا درجہ دیا۔ بہت بہت شکریہ۔ اب انڈسٹری کا بار بار کہہ رہے ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم دے دوں۔ انڈسٹری کے جو یہ کہہ رہے ہیں تو انڈسٹری کا آپ نے اگر اس کو درجہ دلانا ہے تو اس کے لیے آپ پوری اپنی ایک کمیٹی بنائیں، ایک موٹی رقم طے کریں دینے کے لیے، اور اس کے بعد انڈسٹری کا آپ کو جو ہے درجہ مل جائے گا، اس کے بغیر نہیں ملنے والا ہے۔ مسلسل تنقید کا سلسلہ سول انتظامیہ میں جاری ہے، لیکن دیکھیں بحیثیت سماجی رہنما آپ سول سوسائٹی کو کیا میسج دیں گے کہ اس وقت شہر کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے سول سوسائٹی اور بذات خود عوام خود سے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں عوام بہت کردار ادا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایس او پیز کو فالو کریں، کوئی آپ کو فالو نہیں کرائے گا، آپ کو خود کرنا ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے۔ پورا کراچی، پورا سندھ، پورا پاکستان آپ کا گھر ہے، اس گھر کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ خود ایس او پیز کو فالو کریں، فاصلے کو قائم رکھیں۔ جو ایس او پیز باہر سے آ رہی ہے وہ صحیح ہے، انجیکشن خدا را نہ لگوائیے گا، انجیکشن سے اموات ہوئی ہیں پوری دنیا کے اندر، انجیکشن فیل ہو گئے جو باہر ابھی بنے۔ آپ ایس او پیز کو فالو کریں، اور ہر نزلہ زکام کووڈ نہیں ہے، احتیاطی سانپ کے تدابیر کاٹنے بہتر ہیں علاج سے انسان مرتا نہیں ہے، ڈر سے مر جاتا ہے اس کی، جی بالکل۔ تو اتنا ڈر بھی پیدا نہ کرے خدا را، مگر احتیاط بہت ضروری ہے۔ دوسرا آپ نے بات کی گرم کپڑوں کی، ٹھنڈے کپڑوں کی، اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں باپ ٹرسٹ کے نام سے ازل فاؤنڈیشن، شیخ القریش، انہوں نے اس ٹائم کراچی نہیں، سندھ نہیں، پورے پاکستان میں، جیسا بھائی نے بتایا کہ ان علاقوں میں جن علاقوں کا نام نہیں سنا ہوگا، وہاں جا کے راشن، کپڑے، بچوں کو چپلیں پہننے کی نہیں تھی، ہم تو ان علاقوں میں جا کے پریشان ہو گئے، فوٹو سیشن کرانے نہیں گئے تھے، اس لیے کوئی فوٹو نہیں ہے ہمارے پاس، ہے وہ دینے کی نہیں ہے، مگر آپ ان علاقوں میں جائیں، ہم نشاندہی کرتے ہیں، وہاں بچوں کے بعد پہننے کی چپلیں نہیں، آپ سوچیں ایسے علاقے ہیں وہ، وہاں لائٹ نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے لائٹ کا وہاں پہ۔ پاکستان میں ایسے علاقے ہیں ابھی بھی موجود۔ تو خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یہ نیا پاکستان سعودیہ، تو خدا را خان صاحب پھر اس طرف جائیں، تھوڑا سوچیں، نکلیں، کرپشن سے باہر آ جائیں، دھرنوں کی سیاست سے باہر آ جائیں، جلسوں کی سیاست سے باہر آ جائیں، خدا را ایک دوسرے کے پیچھے صرف الزام تراشی بند کر دیں۔ جی بالکل، اشارہ تو اس وقت ملک کے انتظامی امور چلانے والی وفاقی گورنمنٹ کی طرف سب سے زیادہ جا رہا ہے۔ محمد افتخار غزالی صاحب آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے سیاسی سطح پہ، تو کیا بہت ضروری ہے شہر کی گنتی، بہت ضروری ہے پی ڈی ایم کا منظم ہونا، یا پھر اس شہر کے مسائل کو حل کرنا پہلی ترجیح ہونی چاہیے؟ دیکھیے پہلی ترجیح تو شہر کے مسائل کو حل کرنا ہی ہونی چاہیے، لیکن کسی بھی شہر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس اس شہر کی ایکوریٹ
गिनती मौजूद हो, उसकी मुर्दमशुमारी जो है वो बिल्कुल सही तरीके से की जाए। ज़ाहिर है कि सेहत की बुनियादी सहूलियात हैं, आपको पीने का पानी है, आपको दीगर जो एक्टिविटीज़ हैं, पार्क्स हैं, तमाम की तमाम चीज़ें हैं, स्कूल है, एजुकेशन है, तालीम है, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपने जब किसी शहर को प्रोवाइड करनी है तो वहाँ की आबादी के तनासुब को देखते हुए आप प्रोवाइड करेंगे। लेकिन मैं पाकिस्तान फलाह पार्टी का पैगाम, हमारा मोटो जो है वो इस हवाले से आपके सामने रखना चाहूंगा कि हमारा मोटो है, पाकिस्तान फलाह पार्टी अवाम को ये नारा देती है कि खुद को बदलोगे तो बदलेगा पाकिस्तान। हमें जो है वो खुद को बदलना पड़ेगा, अपने आप में तब्दीली लानी पड़ेगी। फर्द की तब्दीली माशरे की तब्दीली है, खानदान की तब्दीली है, और फिर उसके बाद पूरे मुल्क में तब्दीली की लहर आपको नजर आएगी। रियासत मदीना का नारा लगाना बहुत आसान है, रियासत मदीना कायम करना एक मुश्किल काम है। उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, जान हथेली पर रखकर निकलना पड़ता है, फाके बर्दाश्त करने पड़ते हैं, भूख और प्यास को महसूस करना पड़ता है, लोगों में हमदर्दी के जज्बात को पैदा करना होता है। उसके बाद कहीं जाके रियासत मदीना का क़याम अमल में आता है और फिर पूरी दुनिया के लिए वो एक मीनार नूर और मशअल राह बनकर सामने आती है। हम इसको सिर्फ नारे के तौर पर इस्तेमाल नहीं करें, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक शहर को ही अगर हम रियासत मदीना की तर्ज पर कायम कर दें तो दूसरे शहर उसको फॉलो करेंगे। और मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि खुद को बदलोगे तो बदलेगा पाकिस्तान। मैं भाई के साथ हूँ और खास आपको मैं मुसलसल कह रहा हूँ, सबसे पहले खुद को पेश करना पड़ेगा एहतिसाब के लिए, उसके बाद एहतिसाब पाकिस्तान में शुरू होगा। जो भी वजीर आजम होगा, पाकिस्तान का सदर होगा, उसे सबसे पहले खुद को पेश करना है, अपनी फैमिली को पेश करना है, अपने पार्टी के लोगों को। जिस तरह से सर मैं 1 मिनट लूंगा, 5 फरवरी कश्मीर डे पे का वक्त इस वक्त खत्म होता है, हम क्लोजअप की तरफ जाएंगे। जी नाज़रीन, जिस तरह से देखने में आया कि हर तनकीद, हर दुश्वारी का जो जवाब है वो बेहतर तरीके से काम करना है। जिस तरह से कराची की सिविल सोसाइटी, कराची के समाजी इदारे और बजाते खुद शहरी इनफरादी तौर पे इस सूरत हाल से निमटने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, हम सबको आगे आना होगा और सारी बात गवर्नमेंट पर डालने के बजाय हमें इनफरादी सतह पर इक़दामात की ज़रूरत है। इस शहर के मसाइल जूं के तू ही रहे हैं। एक गवर्नमेंट आई, फंड्स की कमी, दूसरी गवर्नमेंट्स आई, इख्तियारात की कमी, और अब तो लोकल गवर्नमेंट ही मशकूक होती जा रही है। बलदियाती इंतखाबात मुसलसल इल्तिवा का शिकार हैं और ये जो मसला है पूरे शहर के लिए बढ़ता जा रहा है। इस वक्त इंतजामी उमूर को अगर देखा जाए तो इनफरादी सतह पे इक़दामात और SOPs पे अमल और एक जामिया पॉलिसी के तहत ही शहर के मसाइल पे काबू पाया जा सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। दोबारा मुलाकात। बहुत शुक्रिया।